नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के 1 to 5 और 6 to 8 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। घर मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। घर जमीन से लगभग 3 मीटर से लेकर 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई गई होती है। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य का हिस्सा हो सकता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए कि घर जो है 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि घर कहाँ का हो सकता है। असम का ये हिस्सा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि असम में जो घर होते हैं बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों बारिश जो होती है बहुत अधिक होती है और जो छतें होती हैं ढालू बनाई जाती हैं ताकि जो पानी है वो छत पे रुके ना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों आपको बता दें कि जो अभी टीआरई 1.0 हुआ था, या कह सकते हैं कि टीआरई 1 हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। दोस्तों उत्तर प्रदेश, चिपको आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब वो जो तो आप बता दें कि अब उत्तर प्रदेश से वही जो राज्य था दोस्तों अब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, पहले वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो चिपको आंदोलन में लोगों के द्वारा वृक्ष की रक्षा करने के लिए वृक्षों से चिपक के उसकी रक्षा की गई थी। ठीक है, और इसके प्रणेता जैसे सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे, कह सकते हैं उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को बल मिला था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब सभी प्रश्न दोस्तों आपको बता दें कि सभी प्रश्न अच्छे हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि वह भाग जहाँ पे लोग तिकोने टेंट में रहते हैं और उस स्थान को रेबो कहा जाता है और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। यह कहाँ का स्थान है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख। दोस्तों ये कहाँ का है? लेह और लद्दाख का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो यह हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन एक है कि उनके कान ढके हुए होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की दो आंखें होती हैं। उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वो हिल नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पक्षी अपनी गर्दन को अक्सर बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। आप भी देखे होंगे उस चीज़ को और नोटिस किए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती है, मतलब इधर तो घूम नहीं सकती हैं। इस कारण वो चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार हिलाते रहते, कह सकते हैं कि आगे पीछे करते रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय दोस्तों वो बिहार राज्य के लोगों के द्वारा किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और मधुमक्खी पालन करने के सर्वश्रेष्ठ अवधि या समय माना गया कौन सा होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ। दोस्तों जाहिर सी बात है अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ इसलिए माना गया क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खी होती है दोस्तों, रानी मधुमक्खी, वो अंडा देने का काम इसी समय करती है, इसलिए यही समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना
उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं जिनमें वे बने होते हैं। गांव जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे घर बांस के मजबूत खंभे बने होते हैं, घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है, घर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई बनाए जाते हैं, ढले ढलान के साथ बनाई जाती है। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव कहाँ का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम? तो कहाँ का हिस्सा है? असम का, क्योंकि असम में भारी वर्षा होती है और वहाँ पे जो घर होते हैं जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है कि पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग होता है। पौधे जो है लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा करते हैं? कौन सा अंग उनका लैंगिक प्रजनन कहलाता है? पुष्प, पुंकेसर, स्त्रीकेसर या युग्मनज? दोस्तों आपको बता दें कि पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग जो होता है क्या होता है? पुष्प होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ही पौधे का परागण होता है और वही उनका लैंगिक प्रजनन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि एस्किमो अपने घर अर्थात इग्लू को बर्फ से बनाता है, इसका कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है, इस कारण बनाए जाते हैं, या बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, या बर्फ निःशुल्क उपलब्ध होता है, इस कारण से बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें एस्किमो जो होते हैं एक तरह के शिकारी होते हैं, उनके घर को इग्लू कहा जाता है। वे अपने घर का निर्माण जो है बर्फ से करता है। कारण ये होता है कि बर्फ जो होता है, बर्फ की दीवारों के बीच हवा जो होती है अंदर की ऊष्मा को बाहर आने से रोकती है। यही कारण है कि जो एस्किमो होते हैं अपने घर का निर्माण बर्फ से करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? सूखे पत्ते से, सूखे तने से, सूखे बीज से या सूखी पुष्प कलिका से? दोस्तों आपको पता है कि लौंग होती है एक तरह के मसाले होते हैं, ठीक है, इनका जो लौंग होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो पौधे की जो सूखी पुष्प कलिका होती है उससे लौंग प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है? दोस्तों जहाँ पे नेत्र की बात आ जाए वहाँ तुरंत आप समझिएगा कि विटामिन ए की चर्चा हो रही, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आदमी को रतौंधी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेत्र और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करने वाला जो विटामिन है कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी? तो यहाँ पे विटामिन ए है जो नेत्र और त्वचा की रक्षा करता है। और कभी कभी पूछ लेता है विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या होता है? दोस्तों सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें, कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि जल में घुलनशील होता है? दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन बी और सी जो होता है ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन है, ए है, डी है, के है, ई है, ये सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि लाइकेन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वन प्रदूषण? तो लाइकेन का सबसे अच्छा प्रदूषण किसका है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा क्या होता है? सूचक होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा है कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह रक्त समूह ए वाली महिला से होता है तो उनके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है? वही पुरुष है दोस्तों, ओ जिसका रक्त समूह ओ है और उसका विवाह जो होता है ए वाले महिला से हो जाता है तो उनके ब्लड ग्रुप ओ होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? तो 50% चांसेस होते हैं दोस्तों। कितने? 50% चांस होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं, ठीक है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में चीजें हम बनाते और करते हैं एक क्या है? दोस्तों आप सभी को पता है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में मुख्यतः 6 थीम होती है, ठीक है, जिसमें से चीजें और एक थीम है चीजें हम बनाते और करते हैं। एक क्या है? थीम है या उप थीम है या पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है? तो चीजें जो हम बनाते या करते हैं वो क्या है दोस्तों? थीम है, ठीक है। और मुख्यतः थीमों की संख्या होती है पाठ्यक्रम में 6 थीमों होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे,
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन एक है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदियों की पंक्ति को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदियां पर अंगुलियां चलाकर इसे पढ़ा जा सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ब्रेल लिपि सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो कि दृष्टिबाधित होते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ किसी चीज को स्पर्श करके ही उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही। यह लिपि 8 बिंदुओं पे आधारित होती है। 8 नहीं दोस्तों, ये मात्र 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। और बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल सही। उठी हुई बिंदियों पर अंगुली चलाकर इसे पढ़ा जा सकता है, सही, बिल्कुल सही। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो राइट जवाब है दोस्तों, 1, 3 और 4, ये तीनों कथन जो है वो सही है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये तीनों कथन दिख जाए वही क्या है, राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं का के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का जो विषय दोस्तों 1 और 2, कक्षा 1 और 2 में किस विषय के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है, तो भाषा गणित। केवल एक, 1 और 2 दोनों से केवल 2, ना ही 1 ना ही 2। दोस्तों आपको बता दें कि कक्षा 1 और 2 में गणित या पर्यावरण के लिए कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको भाषा और गणित के माध्यम से ही समझाया जाता है। 3 से आपका पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में आता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा कि दो अलग अलग चीजों का संग जिसमें दोनों को लाभ होता है उसे क्या कहते हैं, पोषण, परजीवी, सहजीविता या मृतजीवी। दोस्तों कहते हैं कि परजीवी जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो, या सहजीविता दोस्तों जिसमें एक दूसरे को लाभ होता है। जैसे आपको बता दें कि जो आप अक्सर देखे होंगे बकुला जो होता है भैंस के पीठ पे बैठा रहता है, उसमें दोनों को ही लाभ होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, दोनों को इसलिए लाभ होता है कि जो बकुला होता है उसको खाने के लिए कुछ मिल जाता है, और जो पशु या मवेशी होते हैं उनको जो कीड़े उनको खाते रहते हैं उससे उनकी रक्षा हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। विटामिन दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, विटामिन ई के, विटामिन बी, सी और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कुछ मात्रा में जरूरत होती है, जिसे हम अन्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेते हैं। तो इसमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, विटामिन बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा कि भारत में गिद्धों की आबादी के लुप्त होने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विषाणु जनित संक्रमण, जीवाणु जनित संक्रमण, मवेशियों को दर्द निवारक दवा देना, मवेशियों को इंजेक्शन का प्रबंध करना। दोस्तों भारत में गिद्धों की आबादी जो है बहुत तेजी के साथ खत्म कर सकते हैं कि लुप्त होने में सबसे ज्यादा योगदान क्या है दोस्तों, जो मवेशी या पालतू जानवर होते हैं उनको जो दर्द निवारक दवा दी जाती है उसके सेवन से ही दोस्तों गिद्धों की संख्या है वो खत्म हो गई, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। करा है कि मिनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें का स्तर अधिक होता है। मिनी माता रोग दोस्तों उन मछलियों को खाने से होगा जिसमें किसकी अधिकता होगी, आर्सेनिक की, पारा की, कैडमियम की या उपरोक्त सभी की। पारा, जिसमें दोस्तों पारा की अधिक मात्रा होगी, ऐसे मछलियों को खाने से क्या हो जाता है दोस्तों, मिनी माता रोग हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो था 1992, 1962, 1972 या 1982। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि कपकपी के साथ तेज बुखार आना, इसका मतलब दोस्तों किसका लक्षण होता है, मलेरिया का लक्षण होता है। और मलेरिया जो होती है वो मच्छर के काटने से फैलती है। ऐसी बीमारी का इलाज जो होता है सिकोना पेड़ की छाल से, इसका उपचार जो है वो किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पक्षी की किस प्रकार की चोंच जो है मांस को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या लंबी पत्ती और सुई जैसी चोंच। तो आपको बता दें कि पक्षियों की जो चोंच होती है, हुक जैसी जो चोंच होती है, वो चोंच मांस को काटने और खाने के काम में आती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित हैं? अरावली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो जब कोई व्यक्ति जो है अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अब उसे कई सुरंगें जो हैं देखने के लिए मिलती हैं। और सुरंगें किन पहाड़ियों पर स्थित हैं? पश्चिमी घाट पे स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण बनता है। दोस्तों कोई स्थान होता है जहाँ पे लंबे समय तक वर्षा होती है तो वहाँ पे लंबे समय तक बाढ़ बनी रहती है और वहाँ स्थानीय लोगों में किसका कारण होता है? पुनर्वास का, विस्थापन का या प्रत्यावर्तन का या पुनः स्थापना का। तो विस्थापन का कारण होता है। जहाँ पे दोस्तों लंबे समय तक बारिश की स्थिति बनी रहे या बाढ़ बना रहे और वहाँ के लोग जब उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो उसे विस्थापन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पालक, गुड़, आंवला, पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। तो 3 खाद्य पदार्थों का समूह है, इसमें लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो कौन से हैं? पालक है, गुड़ है और आंवला है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यह पूछा जा रहा है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश में, बर्लिन, राजस्थान में, अबू धाबी, अफगानिस्तान में। तो रेत का टीला जो है दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? अबू धाबी, अफगानिस्तान में रेत का टीला पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर सामने के दांत जीवन में बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है? गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। दोस्तों आपको बता दें कि आप खुद देखे होंगे जो गिलहरी होती है हमेशा कुछ न कुछ चीजों को काटती रहती है। आप को बता दें कि उसका यही रीजन होता है कि उसके जो आगे के दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। उन्हीं दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए वो वस्तुओं को हमेशा कुतरते रहती, वस्तुओं को कुतरते रहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसों में दोस्तों आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा मेथेन और ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? सभी ग्रीन हाउस गैसें होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, और आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है हमारे देश में? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान से लद्दाख जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है।